नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कारपेंटर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग फ्लोर कंस्ट्रक्शन पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि फर्श निर्माण में विभिन्न प्रकार के जॉइस्ट उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। जब हम लकड़ी से फर्श बनाते हैं, जब मकान बनाते हैं, तो मकान में कई बार क्या होता है कि जब हम फ्लोरिंग करते हैं तो लकड़ी का उपयोग किया जाता है, तो उन लकड़ी के उपयोग में जॉइस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो जॉइस्ट प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है तथा विभिन्न प्रकार के जॉइस्ट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है दरवाजे, खिड़की और स्टेयर केस की मरम्मत कार्य के मूल सिद्धांत। क्या होता है कि जब हम भवन निर्माण में बहुत सारे ऐसे एसेसरीज हैं, चाहे वो दरवाजा हो, खिड़की हो या स्टेयर्स है, जैसे कि सीढ़ियां हैं या फिर कह सकते हैं रैक वगैरह जो फर्नीचर के तौर पर यूज करते हैं, तो वो जब काफी लंबे समय तक प्रयोग किया जाता है, प्रयोग के दौरान वो खराब हो सकते हैं। तो खराब होते हैं तो उनके मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है। तो उनके मरम्मत के लिए कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि मरम्मत के लिए प्रयोग की जाती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि नेल, स्क्रू, ब्रैकेट, एंगल प्लेट तथा नट बोल्ट को कैसे प्रयोग किया जाता है मरम्मत कार्यों में। इनका उदाहरण सहित हम इनके बारे में जानेंगे, उनको समझेंगे। उसके बाद जब हम फ्लोर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या भवन निर्माण की बात करते हैं, तो उसके कौन कौन से आर्थिक कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से भवन निर्माण प्रभावित हो सकता है, और मटेरियल का अनुमान यानी कि मटेरियल एस्टिमेशन, कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो भवन निर्माण के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे और उनका कितना प्रयोग किया जाएगा, उनकी लागत क्या होगी, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि हिल्टी लेजर उपकरण, उनके प्रकार और अनुप्रयोग। हिल्टी जो एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, वो बहुत सारे ऐसे उपकरण बनाती है। उन उपकरणों के बारे में जानेंगे और उनके प्रयोग जानेंगे। उसके बाद लास्ट में प्रशिक्षण का सारांश और ये जो आज का वीडियो या पीपीटी बनाने के लिए जो मटेरियल लिया गया है, कहाँ से लिया गया, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्श निर्माण के लिए जॉइस्ट। जॉइस्ट क्या होता है और तथा फर्श निर्माण में इसकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में सबसे पहले हमको यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि जॉइस्ट होता क्या है। तो जॉइस्ट एक क्षैतिज संरचनात्मक मेंबर होता है जिसका उपयोग खुले स्थान पर किया जाता है। खुले स्थान यानी कि फर्श बनाने में। यह अक्सर बीम के बीच होता है जो बाद में ऊर्ध्वाधर सदस्यों को भार स्थानांतरित करता है। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में ये चीजें जो लगी हुई हैं ये जॉइस्ट कहलाती है। जब हम फ्लोर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे, जैसे कि क्या है, वर्टिकल मेंबर है, वर्टिकल मेंबर लगा दिया। उसके बाद वर्टिकल मेंबर को सपोर्ट कौन देगा, कैसे वर्टिकल मेंबर टिका रहेगा, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल मेंबर की जरूरत पड़ती है। यही हॉरिजॉन्टल मेंबर जो होते हैं या क्षैतिज मेंबर जो होते हैं उनको जॉइस्ट कहा जाता है। जॉइस्ट भिन्न भिन्न आकार में पाए जाते हैं, उसके बारे में हम अभी जानेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो सबसे पहले जॉइस्ट का काम क्या होता है। जॉइस्ट वर्टिकल मेंबर को सपोर्ट करता है, और जब सपोर्ट करता है तो जो जॉइस्ट के ऊपर भार होता है वो भार कहां पर स्थानांतरित कर देता है। ये जो वर्टिकल मेंबर है, ऊर्ध्वाधर मेंबर है, इनको अपना सारा का सारा भार क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। ये खुले में, अब जैसे क्या है, फ्लोर का निर्माण करना, जैसे ये नीचे एक फ्लोर ये नीचे बना हुआ है तो नीचे जॉइस्ट लगे हुए हैं। उसके बाद इसके ऊपर का भाग बनाना है, मान लो कि इसके ऊपर एक फ्लोर और बनाना है, तो ये वर्टिकल मेंबर लगा करके और उसके ऊपर ये जॉइस्ट लगा दी जाते हैं, जिससे कि वर्टिकल मेंबर को सपोर्ट भी मिल जाता है, और जॉइस्ट जब लोड को धारण करता है तो वही लोड फिर वर्टिकल मेंबर को ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि स्थानांतरित हो जाता है। जब इसे एक फ्लोरिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है तो जॉइस्ट सब फ्लोर सीथिंग को कठोरता प्रदान करते हैं, जिससे यह क्षैतिज डायफ्राम के रूप में कार्य करता है। जब हम इस जॉइस्ट को फ्लोरिंग सिस्टम यानी कि भवन निर्माण में फ्लोर के लिए या फर्श निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं, तो फर्श निर्माण के प्रयोग में ये जो वर्टिकल मेंबर होता है, वर्टिकल मेंबर को एक कठोरता प्रदान करता है और एक डायफ्राम के रूप में यानी कि एक जाल के रूप में ये बन जाता है। वर्टिकल में एक जाल के रूप में बन जाता है, जिससे कि लोड को आसानी से क्या कर सकता है, धारण करता है और वर्टिकल मेंबर को ट्रांसफर भी करता है। जॉइस्ट बनता कैसे है, तो जॉइस्ट को बनाने के लिए जॉइस्ट लकड़ी, साधारण लकड़ी की भी बन सकते हैं जॉइस्ट,
या तो इंजीनियर्स लकड़ी जैसे टिम्बर वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, या स्टील के बने होते हैं। आपने देखा होगा आजकल तो ज्यादातर भवन की जो फर्श होती है उसमें आरसीसी का प्रयोग होता है, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट, जिसमें से कि आप जानते हैं कि स्टील की रॉड यूज करते हैं, छड़ जिसको बोलते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, गिट्टी और बालू का प्रयोग करके फर्श का निर्माण किया जाता है। लेकिन पहले आज से करीब 15 साल 20 साल पहले जब फर्श का निर्माण होता था, आरसीसी नहीं उतनी प्रचलित थी या कॉस्टली हुआ करती थी, तो उसमें क्या होता था कि स्टील के गार्डर जिसको हम बोलते हैं, स्टील के गार्डर जो कि आई सेक्शन के होते थे, उनका प्रयोग किया जाता था और उसके ऊपर पत्थर या फिर कह सकते हैं लकड़ी का या फिर ईंटा से क्या कर दिया था, फ्लोर को पाट दिया जाता था और उसके बाद क्या बनता था, फिर एक फ्लोर फर्श का निर्माण हो जाता था। लेकिन वो क्या होता था कि बरसात में लीकेज की समस्या उसमें होने लगती थी। कई बार जॉइस्ट जो लोड को धारण करने में असमर्थ हो जाते थे, जब बहुत लंबे समय पर लोड उनके ऊपर अप्लाई किया जाता था। तो फिर आरसीसी आया। आरसीसी का आप देखते हैं आप बहुतायत में प्रयोग होने लगा है। तो इसीलिए कहा गया है कि जॉइस्ट पहले स्टील से पहले जो जॉइस्ट प्रयोग होते थे वो लकड़ी के। आज भी आप देख सकते हैं जहां पर कच्चे घरों का, कच्चे भवनों का निर्माण होता है, वहां पर जो जॉइस्ट जिसको हम धरन भी बोलते हैं, बीम भी कहते हैं, वहां पर जॉइस्ट के रूप में लकड़ी का ही प्रयोग होता है और फिर उसके ऊपर बांस या बल्ली लगा करके फिर उसके ऊपर छप्पर डाला जाता है। तो इस तरीके से भी फर्श का निर्माण किया जा सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो जॉइस्ट है, जॉइस्ट लकड़ी के भी बने हो सकते हैं, इंजीनियर लकड़ी का भी प्रयोग हो सकता है या फिर स्टील के भी बने हो सकते हैं। और जो जॉइस्ट होता है इनमें प्रत्येक में अद्वितीय विशेषताएं होती हैं, चाहे वो लकड़ी का जॉइस्ट हो, इंजीनियर लकड़ी का जॉइस्ट बना हो या फिर स्टील का जॉइस्ट बना हो, इन सारे जॉइस्ट में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं और ये अलग अलग रूप से लोड को धारण कर सकते हैं। जो जॉइस्ट होते हैं ज्यादातर, अगर लकड़ी के जॉइस्ट की हम बात करें तो आमतौर पर लकड़ी के जॉइस्ट रोमन कैपिटल यानी कि आई जैसे दिखने वाला क्रॉस सेक्शन हो सकता है, जो कि बहुत प्रचलित है। अगर आई जैसा क्रॉस सेक्शन, वैसे सॉलिड लंबर भी प्रयोग करते हैं, अभी आगे हम जानेंगे इसके बारे में कि सॉलिड लकड़ी का भी क्या जॉइस्ट प्रयोग किया जाता है। इन जॉइस्ट को आई जॉइस्ट के रूप में भी जाना जाता है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये देखिए आई सेक्शंस के जॉइस्ट हैं, ये आई सेक्शन ये बना हुआ है। आई सेक्शन क्या करता है, लोड को अच्छी तरीके से धारण कर लेता है और वर्टिकल मेंबर को आसानी से ट्रांसफर भी कर सकता है। तो ज्यादा लोड इस पर नहीं आता जॉइस्ट के ऊपर, जिससे कि जॉइस्ट के जो मुड़ने हैं, बेंड होने हैं या फिर कह सकते हैं सिकुड़ने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए आई सेक्शन का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है और बहुत पॉपुलर भी है आई सेक्शन का प्रयोग। आगे हम जानते हैं कि जॉइस्ट के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं, जो कि एक जॉइस्ट की या भवन निर्माण में विभिन्न प्रकार के जो जॉइस्ट प्रयोग में लाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के फ्लोर जॉइस्ट कौन कौन से जॉइस्ट हैं? सबसे पहले है ठोस लकड़ी के जॉइस्ट, यानी कि सॉलिड लंबर जॉइस्ट भी बोलते हैं इसको। आप इस फिगर में देख सकते हैं, बिल्कुल सॉलिड है, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, लंबा आकार का होता है, एक 2 से 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर का भी हो सकता है, लंबा जॉइस्ट है। अब वो उसकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना स्पैन में ये लोड को आसानी से धारण कर सकता है। तो ये जो सॉलिड लकड़ी का जॉइंट है, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये जो जॉइस्ट है अभी भी बहुत आम है। ज्यादातर जो कच्चे भवन है उसमें सॉलिड लकड़ी का जॉइस्ट प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसको बनाना, काटना या कह सकते हैं कि जो मशीन होती है, टर्निंग मशीन होती है या काटने वाली वुड कटिंग मशीन होती है, उसको आसानी से इस तरीके के जॉइस्ट बनाए जा सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें कौशल की आवश्यकता नहीं होती, ना बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगता है इसको बनाने में। इनकी प्रारंभिक, इसीलिए देखिए इनकी जो प्रारंभिक लागत होती है ठोस लकड़ी के जॉइस्ट की, अन्य इंजीनियरिंग उत्पादों की तुलना में काफी कम होती है। यानी कि जो दूसरी प्रकार के जॉइस्ट हैं उनकी तुलना में इस प्रकार के जॉइस्ट की लागत बहुत कम होती है, क्योंकि इसको आसानी से बनाया जा सकता है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये जॉइस्ट थोड़ा सा महंगे हैं। क्यों? क्योंकि जो, अब बता देते हैं आगे आपको यहाँ पर कि क्योंकि ये बड़े पेड़ों से काटने से बनते हैं, छोटे पेड़ों के उपयोग से ये विकृत तथा झुक जाते हैं। कैसे ये महंगे पर्यावरण के दृष्टिकोण से? क्योंकि जो सॉलिड जॉइस्ट है, तो जब ये पेड़ बहुत पुराना हो जाता है, कह देते हैं कि लकड़ी जैसे पक गई, तो उसका जो बीच का पार्ट होता है उससे इस तरीके के जॉइस्ट बनते हैं, जिससे कि मजबूत रहें और ज्यादा दिन तक चल सके और किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए, कोई भी कीड़े मकोड़े इसको नुकसान ना पहुंचाए इस प्रकार की लकड़ी को। तो ये बड़े पेड़ है, यानी कि पुराने पेड़ हो जाते हैं, उनको काटने से बनते हैं। अगर हम छोटे पेड़ों की बात करें तो जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, बहुत कम समय के होते हैं, तो उनको अगर काट करके जॉइस्ट बनाया जाता है तो वो लकड़ी कच्ची होती है। कच्ची होने के कारण जब इस जॉइस्ट बना दिया जाएगा
और उसके ऊपर फर्श का लोड आएगा तो वो जॉइस्ट झुक सकते हैं, संकुचित हो सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से छोटे वृक्षों का या कम आयु के वृक्षों का उपयोग सॉलिड लकड़ी के जॉइस्ट बनाने के लिए नहीं किया जाता, पुराने पेड़ों का ही उपयोग किया जाता है। पुराने पेड़ों के उपयोग से ये कठोर होते हैं और ज्यादा वजन धारण कर सकते हैं। जब पुराने पेड़ों को काट करके इस तरीके के जॉइस्ट बनाएंगे तो पर्यावरण की दृष्टिकोण से ये काफी नुकसानदायक होता है और महंगे भी होते हैं। इनका प्रमुख लाभ यह है कि जब कभी आग लग जाती है तो ये लंबे समय तक टिके रहते हैं तथा फायरमैन का वजन धारण करने के लिए सपोर्ट करते हैं। सबसे जो बड़ा एडवांटेज है, जैसे घरों में हम प्रयोग करते हैं, अगर मान लो कच्चे घर है, उसमें आग लग गई कभी, तो आग लगने से इसमें आग जल्दी तेजी से नहीं फैलती है, जल्दी आग नहीं पकड़ती है। तो जो फायरमैन है या फायर फाइटर है वो क्या करता है, इसके ऊपर चढ़ करके या इसके ऊपर खड़े होकर के आराम से क्या कर सकता है, आग बुझा सकता है बाकी की जगह की। तो इसको इसलिए कहा जाता है कि फायरमैन का वजन आसानी से धारण करता है और सपोर्ट भी करता है उसका। नेक्स्ट जॉइस्ट है जिसको हम बोलते हैं आई बीम जॉइस्ट। आई बीम यानी कि आई सेक्शन का आकार का जॉइस्ट होगा, जैसे कि ये देख रहे हैं, पहले भी हमने पढ़ा कि लकड़ी के जॉइस्ट में आई सेक्शन का जॉइस्ट मोस्ट पॉपुलर जॉइस्ट होता है। ये देखिए ये आई बीम जॉइस्ट होता है। लकड़ी के आई जॉइस्ट जो कि स्टील आई बीम जैसा दिखता है, यानी कैसा दिखता है, ये स्टील आई बीम जैसा, जो स्टील के गार्डर होते हैं जिसको हम बोलते हैं, उसी तरीके का सेम दिखता है बनाने में। इस जॉइस्ट के द्वारा लंबी अवधि की दूरी कवर की जा सकती है। इसके द्वारा 26 फीट तक दूरी कवर सकते हैं। देखिए, यानी कि सॉलिड लंबर जॉइस्ट की तुलना में और अधिक लंबी दूरी तक इसको प्रयोग किया जा सकता है, लंबा स्पैन तय किया जा सकता है, यानी कि 26 फीट तक दूरी इसके द्वारा तय की जा सकती है और ये लोड आसानी से धारण कर लेता है। तो इस तरीके के जॉइस्ट काफी प्रचलित जॉइस्ट हैं, लेकिन थोड़ा सा बनाने में इनको कठिनाई होती है और समय भी ज्यादा लगता है और ये महंगे भी होते हैं। ये जो आई बीम जॉइस्ट है ठोस लकड़ी के जॉइस्ट की तुलना में अधिक भार सहन करने की क्षमता रखते हैं। इनका एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह है कि प्लाईवुड और ओएसबी को चिपकाने में प्रयोग एडहेसिव से दुर्गंध आ सकती है, जो स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है। यानी कि जब हम इसको चिपकाते हैं प्लाईवुड और ओएसबी में एडहेसिव का जब प्रयोग किया जाता है तो एडहेसिव के प्रयोग से एडहेसिव की दुर्गंध आती रहती है, जो कि स्वास्थ्य कारणों से क्या हो सकता है, थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। तो यही एक नकारात्मक पक्ष है, लेकिन वो भी दुर्गंध कुछ दिन बाद चली जाती है, तो बहुत ज्यादा नकारात्मक इसमें नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जो आई बीम जॉइस्ट है थोड़ा सा क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बनाने में समय ज्यादा लगता है और एक स्पेशलिस्ट कारीगर की भी आवश्यकता होती है। आगे हम जानते हैं फर्श निर्माण के लिए आगे जो नेक्स्ट जॉइस्ट है वो है लैमिनेटेड वनीर लंबर, यानी कि LVL, लैमिनेटेड वनीर लंबर जॉइस्ट। ये कैसा जॉइस्ट होता है? ये जो जॉइस्ट होता है इसको पतली लकड़ी की कई सतहों को मिलाकर एडहेसिव के द्वारा चिपकाकर बनाया जाता है। यह आमतौर पर हेडर, बीम, रिम बोर्ड और एक फार्मिंग के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि इस प्रकार का जो जॉइस्ट है ऐसे बनाया जाता है। कई सारी, जैसे कि प्लाईवुड बनता है, कई सारी लकड़ी की पतली पतली पट्टियां एक दूसरे के ऊपर रख करके और एडहेसिव का प्रयोग करके इनको चिपका दिया जाता है, तब जाकर के ये बनता है। इसलिए इसका नाम है लैमिनेटेड वनीर लंबर, यानी कि लंबर एक लकड़ी ही होती है, तो लैमिनेट करके एक दूसरे के ऊपर चिपका करके इस तरीके का बनाया जाता है। इस प्रकार की जॉइस्ट की खासियत ये होती है कि इसमें कंपोजिट प्रकृति के कारण मुड़ने, सिकुड़ने तथा झुकने की संभावना थोड़ा सा कम रहती है। कंपोजिट क्योंकि एक दूसरे के ऊपर पट्टियां रख करके बनाया गया है, तो इसकी प्रकृति कंपोजिट होती है और कंपोजिट होने के कारण इसके मुड़ने, सिकुड़ने तथा झुकने की संभावना भी कम रहती है। ओपन वेब फ्लोर ट्रस, नेक्स्ट जो जॉइस्ट है वो है ओपन वेब फ्लोर ट्रस, जिसको हम बोलते हैं। ये जो ट्रस होते हैं या ये इस तरीके के जो जॉइस्ट होते हैं ओपन वेब फ्लोर ट्रसेस बनाने के लिए 2 गुणे 4 इंच टॉप एंड बॉटम के साथ एक छोटा वेब, जैसे ये है 2 गुणे 4 इंच का जो टॉप और बॉटम, ये टॉप है यहाँ पर और ये बॉटम है, इसके साथ एक वेब यानी कि एक छोटा सा वर्टिकल मेंबर लगाया जाता है जिसको हम वेब कहते हैं। और इस वेब को धातु की प्लेटों के द्वारा जोड़ दिया जाता है, यानी धातु की प्लेटों के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है तथा बीच के खुले स्थान को तार, पाइप या दूसरे उपयोगिताओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक ट्रस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है इसमें। तो क्या होता है कि जब भवन में लाइटिंग की व्यवस्था करनी है या पाइप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है या लाइन के वायर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो ये काफी सुविधा प्रदान करते हैं। तो आसानी से इनके द्वारा ले जाया जा सकता है क्योंकि इनके बीच में खुला स्थान पाया जाता है, जिससे इनका सपोर्ट लेकर के वायर को या पाइप को एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं। इन ट्रसों में वेब का उपयोग जॉइस्ट को मुड़ने, सिकुड़ने तथा झुकने से
बचाने के लिए किया जाता है। ये जो जॉइस्ट इसमें प्रयोग किया गया है, जॉइस्ट में जो वेब प्रयोग किया गया है, वेब इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि वेब क्या करता है कि इनको झुकने से, मुड़ने से क्या और सिकुड़ने से रोकता है और लोड को ज्यादा से ज्यादा यानी कि लोड को क्या कर सकता है, ये सहन कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि दरवाजे, खिड़की एवं स्टेयर केस की मरम्मत कार्य के मूल सिद्धांत। कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो दरवाजे, खिड़की और मरम्मत के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो दरवाजे, खिड़की या स्टेयर केस यदि सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे होते तो इनकी मरम्मत की आवश्यकता होती है, जो कि एक कुशल कारीगर को भली भांति पता होता है कि कैसे इनकी मरम्मत करना है, इनको कैसे सही करना है। इनको सही करने के लिए जिससे सही करें जिससे कि सही तरीके से कार्य करने लगे। मरम्मत कार्य का मूल सिद्धांत किसी भी लकड़ी के कारीगर के लिए यह सबसे जरूरी होता है कि वह कुशलता पूर्वक घरेलू फर्नीचर जैसे दरवाजे, खिड़की, स्टेयर केस, रैक आदि की मरम्मत कर सके। इस कार्य में प्रयोग होने वाले कील, नट बोल्ट, स्क्रू व ब्रैकेट आदि के बारे में भी उचित जानकारी होनी चाहिए ताकि लकड़ी में जोर लगाने का कार्य शीघ्रता से किया जा सके। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब हम मरम्मत कार्य के सिद्धांतों की बात करते हैं तो मरम्मत कार्य में जिन जिन स्पेयर पार्ट्स का प्रयोग होगा, चाहे वो कील हो, चाहे वो ब्रैकेट हो या नट बोल्ट हो या किसी दूसरे प्रकार का क्या हो स्पेयर पार्ट्स हो, उसका जब प्रयोग करते हैं तो जो कारीगर इसका प्रयोग करेगा, कारीगर को इन सब सारे पार्ट्स के बारे में सही तरीके से ज्ञान होना चाहिए और उस पार्ट्स को किस तरीके से और कहां पर किस जगह प्रयोग करना है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो मरम्मत कर पाएगा, अदरवाइज मरम्मत नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि इसके सिद्धांत में यही है कि जो भी स्पेयर पार्ट्स मरम्मत के लिए प्रयोग हो रहे हैं उन मरम्मत कार्यों के लिए उन सारे पार्ट्स के बारे में एक कारीगर को सही नॉलेज होना अति आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मरम्मत कार्य के लिए नेल व स्क्रू का प्रयोग। जब मरम्मत कार्य के लिए नेल व स्क्रू का प्रयोग करते हैं तो कैसे एक कारीगर नेल व स्क्रू का प्रयोग करेगा? तो मरम्मत कार्यों के निर्माण कार्यों के लिए कीलों, नट, बोल्ट, स्क्रू, आंकड़ों व ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। इनकी मदद से लकड़ी को जोड़ने का काम काफी शीघ्रता से किया जा सकता है। कील के मुख्य भाग हेड। अब जब हम कील की बात करेंगे तो कील के मुख्य भाग में हेड, सैंक व पॉइंट होते हैं। यह आमतौर पर स्टील वायर जो कि गैल्वेनाइज्ड, कॉपर प्लेटेड या एल्युमिनियम की होती है। पानी के संपर्क में रहने वाले स्थानों पर गैल्वेनाइज्ड, कॉपर प्लेटेड या एल्युमिनियम की कीलें प्रयोग की जाती हैं। यानी कि जब हम कील की बात करेंगे, कील के बिना मरम्मत कार्य संभव नहीं हो पाता। जब हम दो चीजों को जोड़ना होता है तो कील के द्वारा काफी स्थिरता प्रदान होती है, कील के द्वारा उनको जोड़ दिया जाता है। कीलें वैसे कई प्रकार की होती है मरम्मत कार्यों के लिए, इसके पहले आपको बताया जा चुका है, कील वाले जो वीडियो था उसमें सारा बताया जा चुका है कील के बारे में, नट बोल्ट के बारे में। लेकिन क्योंकि मरम्मत कार्य के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है इसलिए यहाँ भी थोड़ा सा आपको बताया जाएगा कि कैसे कील का प्रयोग करेंगे, कैसे नट बोल्ट का प्रयोग हो, कैसे स्क्रू का प्रयोग होगा, एंगल प्लेट या ब्रैकेट का प्रयोग होगा। तो कील का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि कील कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहला है गोल सिरा कील, जैसे कि ये कील दिख रहे हैं, गोल सिरे वाले कील है। फिनिश कील, ये फिनिश कील है जो कि काफी फाइन होती है और फिनिश भी होती है। ओवल सिरा कील, वो जिसका सिरा क्या होता है, ओवल होता है, जैसे कि ये वाली कील है। रूफिंग कील है, ये रूफिंग कील है। तो इस तरीके से कई प्रकार की कीलें हैं जो कि मरम्मत कार्य के लिए प्रयोग की जाती हैं। उसके बाद है स्क्रू, मरम्मत कार्य के लिए स्क्रू। तो स्क्रू कई प्रकार के होते हैं और देखा जाए तो प्रकार के अनुसार ये तीन प्रकार के होते हैं। एक थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू, थ्रेड कटिंग स्क्रू और सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू। क्या होता है कि कई बार स्क्रू के लिए हमें थ्रेड करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे स्क्रू को टाइट करेंगे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से, तो ये क्या होता है, ये क्या करता है कि अपने आप होल बनाते हुए अंदर चला जाता है और कस जाता है। एक स्क्रू होता है जो कि थ्रेड काटते हुए जाता है और तीसरे प्रकार का स्क्रू है सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू, अपने आप क्या करता है, होल बनाते हुए चला जाता है। थ्रेड नहीं काटता लेकिन होल बना लेता है और दो पार्ट्स को टाइटली ज्वाइन कर देता है। इसमें कुछ और विशेष प्रकार की स्क्रू हैं या उनके हेड के अनुसार स्क्रू हैं। जैसा है कैप स्क्रू। कैप स्क्रू का जो हेड होता है वो बोल्ट के समान होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये कैप स्क्रू है। और बाकी ये स्क्रू है, थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू है, थ्रेड कटिंग स्क्रू है और सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू है। फिर है सेट स्क्रू, किसी पार्ट को उसकी कैविटी में एक निश्चित स्थान पर पकड़ने के काम आता है। जब किसी पार्ट में हम प्रयोग करेंगे उसमें छेद बना हुआ है तो उसको पकड़ना है या किसी दूसरे पार्ट के साथ जोड़ना है तो इस प्रकार के सेट स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। ये सेट में आते हैं, जैसे कि ये फिगर देख रहे हैं आप इसका, ये सेट स्क्रू है।
नेक्स्ट है कॉलर स्क्रू। इसमें हेड के नीचे एक वाशर नुमा कॉलर हेड फोर्ज करते समय ही बना दिया जाता है, जैसे ये है। अलग से वाशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती इस स्क्रू में। इसके हेड के नीचे ही क्या बना दिया गया है, कॉलर टाइप का बना दिया गया है, हेड के साथ ही फोर्ज करके इसको बना दिया गया है, जिससे कि क्या करता है, ये आसानी से ग्रिपिंग प्रोवाइड करता है और जो हेड को कॉन्टेक्ट एरिया है वो आसानी से क्या करता है, पकड़ लेता है उस जॉब को। नेक्स्ट है शोल्डर स्क्रू। इसमें एक और हेड तथा दूसरी ओर चूड़ियां कटी होती हैं तथा बीच का भाग प्लेन होता है। शोल्डर स्क्रू में एक और हेड बना होता है और दूसरी ओर चूड़ियां कटी होती हैं, बीच का भाग क्या होता है, इसमें प्लेन रखा जाता है। तो दो भागों को जोड़ने के लिए ये भी प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है मरम्मत कार्य के लिए ब्रैकेट एंगल प्लेट का प्रयोग। कैसे ब्रैकेट एंगल प्लेट का प्रयोग करेंगे मरम्मत कार्य? जैसे आप इस फिगर में देखिए, मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल बेस है लकड़ी का और इसमें एक बीम लगानी है या वर्टिकल मेंबर लगाना है, तो इसको इस तरीके के ब्रैकेट लगा करके और कील की सहायता से या स्क्रू की सहायता से जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से ब्रैकेट का प्रयोग बहुत आम है और बहुतायत किया जाता है। जहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेंबर को जोड़ना होता है तो ब्रैकेट की सहायता से उनको जोड़ दिया जाता है। तो ब्रैकेट के बारे में हम जान लेते हैं यहाँ पर। तो ब्रैकेट क्या है, पहले ये जान। ब्रैकेट एक संरचनात्मक घटक है जो लकड़ी, पत्थर, प्लास्टिक, धातु या अन्य पदार्थों का बना हो सकता है। यह एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ फिक्स करने के लिए बीच का घटक होता है। ब्रैकेट आकार के अनुसार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रयोग होने वाले ब्रैकेट क्या होते हैं, एल आकार के होते हैं। एल आकार के और धातु के बने होते हैं, जो एक पार्ट को, एक छोटे पार्ट को दीवार में लगाने के लिए प्रयोग किए। जैसे कि दीवार में कोई चीज लगाना है या हैंग करना है, कोई प्लेटफॉर्म बनाना है, तो ब्रैकेट की सहायता से उसको जोड़ दिया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब वर्टिकल मेंबर को हॉरिजॉन्टल मेंबर के साथ जोड़ना होता है या हॉरिजॉन्टल मेंबर को वर्टिकल मेंबर के साथ जोड़ना होता है, तो वहां पर जोड़ने के लिए ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ब्रैकेट क्या करता है, वर्टिकल मेंबर को इस में क्या करेगा, होल्ड करेगा और हॉरिजॉन्टल मेंबर को इस प्लेट में होल्ड करेगा। यानी कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेट हॉरिजॉन्टल है इसका और ये वर्टिकल साइज है, दोनों को मिलाकर के ये ब्रैकेट कहलाता है। शिल्पकला में ब्रैकेट का बहुतायत है। शिल्पकला में, भवन निर्माण में ब्रैकेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि दीवार में, बालकनी में, पैरापेट, शीट्स, बीम, पैरागोला, रूफ, विंडो बॉक्स या सेल इत्यादि में ब्रैकेट का बहुतायत प्रयोग किया जाता है। इसलिए ब्रैकेट की वैरायटी भी बहुत ज्यादा है। आप इस फिगर में देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के ब्रैकेट यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो कई अलग अलग शेप के ब्रैकेट यहाँ पर दिखाए गए। जो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला ब्रैकेट है वो है एल शेप का ब्रैकेट, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है और उसका एक एग्जाम्पल भी दिखाया गया है कि एल शेप का ब्रैकेट कैसे प्रयोग किया जाएगा। मरम्मत कार्य के लिए नट बोल्ट का प्रयोग। मरम्मत कार्य के लिए कैसे नट बोल्ट का प्रयोग किया जाएगा? तो नट बोल्ट से क्या बनता है, एक अस्थायी जोड़ बनता है और क्या होता है कि स्थायी जोड़ की तुलना में आसानी से इसको अलग भी किया जा सकता है। सामान्यतः ये स्टील के होते हैं। नट विभिन्न प्रकार आकार में मिलते हैं जिसमें आंतरिक चूड़ियां कटी होती हैं। बोल्ट यह बेलनाकार होता है, इसके एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ चूड़ी कटी होती है। बोल्ट विभिन्न आकार में मिलते हैं जिनमें बाहरी चूड़ियां कटी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बोल्ट है, इसमें विभिन्न चूड़ियां कटी हुई हैं। ये नट है, आंतरिक चूड़ियां कटी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर अस्थायी जोड़ बनाना होता है वहां पर नट बोल्ट का प्रयोग किया जाता है दो पार्ट को जोड़ने के लिए। तो ये भी मरम्मत कार्य में प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट है आर्थिक कारक और मटेरियल अनुमान। यानी कि जब हम भवन निर्माण करते हैं तो उसमें कौन कौन से आर्थिक कारक हैं और उनका मटेरियल का एस्टिमेशन कैसे किया जा सकता है। तो कई प्रकार के कारक हैं जो लागत, निर्माण लागत अनुमान को प्रभावित करते हैं और परियोजना लागत पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। वो कुछ है यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे। पहला है समान निर्माण परियोजनाएं। जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो पहले बन चुका है उसकी लागत कितनी थी और हम बना रहे हैं उसकी लागत कितनी। एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, अनुमानित लागत होती है। पहले हम उसका अनुमान लगा लेते हैं कितनी लागत आएगी, उसके बाद फिर विभिन्न जो उसमें पार्ट्स प्रयोग हो रहे हैं उनका डिस्कशन करते हैं। निर्माण सामग्री की लागत, उसका भी हम देखते हैं जो सामग्री प्रयोग कर रहे हैं उसकी लागत क्या है, प्रेजेंट प्राइस क्या है उसका। श्रम मजदूरी की दरें कि जहां पर हम प्रयोग कर रहे हैं या भवन बना रहे हैं या फ्लोर बना रहे हैं तो वहां पर जो मजदूरी चल रही है उसका क्या रेट है, उसका भी अनुमान लगाते हैं क्योंकि ये प्लेस के अनुसार मजदूरी बदलती रहती है। निर्माण स्थल की स्थिति क्या है, उस समय कौन से एरिया में है। ऐसा तो नहीं कि बहुत कठिन एरिया में है जहां पर मजदूर ना मिल सके, ये भी स्थिति, इसका भी आकलन करते हैं। मुद्रास्फीति कारक, फिर है परियोजना अनुसूची, परियोजना की अनुसूची बना लेते हैं। योजनाओं की गुणवत्ता, जो योजना बनाते हैं उसकी क्वालिटी कैसी रखनी है, हमको कैसा मटेरियल यूज करना है। फिर बीमा आवश्यकताएं, क्या जो इम्प्लॉय वहां पर काम कर रहे हैं उनकी बीमा की आवश्यकता है कि नहीं, क्या जो काम कर रहे हैं वो खतरनाक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जहां पर
खतरा ज्यादा होता है वहां पर बीमा की आवश्यकता ज्यादा होती है। निर्माण का स्थान कि किस जगह पर हम निर्माण कर रहे हैं, और आकस्मिकता कंटीजेंसी, मान लीजिए अचानक काम कर रहे हैं, कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसके लिए हमारे पास कोई प्लान है कि नहीं है, कोई हमने उसके लिए अलग से बजट तैयार कर रखा है कि नहीं कर रखा है। तो यही बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि भवन निर्माण के लिए प्रभावित करते हैं। अब आगे आओ देखते हैं हम कौन कौन से ऐसे मटेरियल का अनुमान लगाने के लिए कौन कौन से ऐसे कारक हो सकते हैं। तो जैसे हम फ्लोर बनाना है तो फ्लोर के लिए क्या जरूरत है, कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी, फिर हमें क्या की जरूरत पड़ेगी, स्टील की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, पाइन की जरूरत पड़ेगी फॉर्म्स के रूप में, और कैसा साइज होगा वो साइज यहाँ पर एस्टिमेटेड है, उसकी लागत मान लो एक अनुमानित लागत हमने बना दिया इतने इतने डॉलर में है, टोटल कॉस्ट इतनी आ गई। या फिर दीवार बनानी है तो उसकी लागत ये आ गई, उसमें ये चीजें क्या प्रयोग में यूज हो रही है, उनका इतना साइज ये बता दिया कि साइज इतना हो रहा है, उसकी लागत इतनी आ रही। तो इस तरीके से हम एक एस्टिमेटेड कॉस्ट यानी कि अनुमानित लागत का एक चार्ट बना सकते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा स्टार्टिंग में कि इसकी लागत इतनी आ सकती है। फिर हाउ डज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेटर वर्क्स, तो इस तरीके से हम ये फिगर के द्वारा भी समझ सकते हैं कैसे कैसे वर्क करता है। तो जब हम भवन का निर्माण करते हैं तो विभिन्न प्रकार के फैक्टर जो होते हैं उन फैक्टरों को देखते हुए, हम उन कारकों को देखते हुए हम लागत का एस्टिमेशन करते हैं और उसके बाद फिर लागत की गणना भी कर लेते हैं, जिससे हमको पहले से ही पता चल जाता है। अब आगे है हिल्टी लेजर उपकरण। हिल्टी यूएस बेस्ड एक कंपनी है, वो बहुत सारे उपकरण बनाती है, उसके बारे में हमको जानना है यहाँ पर। तो हिल्टी के लेजर मापने वाले उपकरण दूरी मापने में सटीकता प्रदान करते हैं, जो राज्य एजेंटों, भवन सर्वेक्षणकर्ताओं और वास्तुकारों के लिए अहम है। हिल्टी सबसे अच्छा लेजर मापने के लिए उपकरण प्रदान करता है, जो उपयोगकर्ता को साइट की सटीक दूरी का पता लगाने, सूचित निष्कर्षों पर पहुंचने की अनुमति देता है। यानी कि काफी अच्छी सटीकता के साथ ये क्या करते हैं, काम करते हैं हिल्टी लेजर उपकरण। ये लेजर माप उपकरण पार्किंग लाइट की सटीक मैपिंग, कितनी दूर तक जा रही है, स्क्वायर डिजाइन और पंपों के बीच की दूरी का पता लगाने के लिए निर्माण स्थलों और अन्य अगणित क्षेत्रों को सही जांच करते हैं। पंप लाइनों और पाइपिंग रन के बीच का अंतर का आकलन कर लेते हैं, जहां पहुंचना आसान नहीं होता है वहां पर ये लेजर उपकरण आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, उनके द्वारा माप सकते हैं। हिल्टी लेजर मापने के उपकरण ऊंचाई को मापने में मदद करते हैं, जहां वैकल्पिक मापने के तरीके सटीक परिणाम देने में विफल होते हैं। जो पहले से तरीके मौजूद हैं वो तरीके सही परिणाम नहीं देते हैं, तो हिल्टी लेजर उपकरणों के द्वारा हम सही तरीके से माप ले सकते हैं। अब जैसे मान लो एक फ्लोर से एक छत के बीच की दूरी नापना, काफी ऊंचा है अगर, तो या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जमीन से लेकर के ऊपर तक ऊंचाई नापना है तो कैसे नापेंगे? एक आदमी के द्वारा हिल्टी लेजर का उपकरण करके आसानी से इस दूरी को नापा जा सकता है। एक व्यक्ति फर्श से छत की ऊंचाई मापने में कर सकता है। ये स्थानों तक पहुंचने के लिए कठिन और सुरक्षित रूप से मापते हैं। वेंटिलेशन और हीटिंग सिस्टम की पर्याप्त योजना के लिए मात्रा की गणना, दीवारों, छत और फर्श आदि की सतह क्षेत्र का निर्धारण भी करते हैं ये उपकरण। हिल्टी लेजर उपकरण के प्रकार कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जो हिल्टी लेजर के में प्रयोग में लाए जाते हैं उपकरण है? कार्डलेस टूल, पावर टूल्स, डस्ट मैनेजमेंट और वैक्यूम क्लीनर, टूल इंसर्ट्स, डायरेक्ट फास्टनिंग, मेजरिंग टूल और स्कैनर, बंधक, फर्स्ट स्टॉप और आग से सुरक्षा, आधुनिक सपोर्ट सिस्टम, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स और सॉफ्टवेयर। ये बहुत तरीके के ऐसे उपकरण है जो कि हिल्टी बनाती है। कुछ उपकरण यहाँ पर दिखाए गए, जैसे ये फ्लोर खोदना तो हिल्टी से आराम से कर सकते हैं, दूरी नापना है या लेवलिंग चेक करनी है तो ये हिल्टी का एक उपकरण है जिससे नाप सकते हैं। डिस्टेंस मापने के लिए ये हिल्टी लेजर उपकरण है जो कि प्रयोग कर सकते हैं आसानी से और दूरी माप सकते हैं एक जगह बैठ करके। हिल्टी लेजर उपकरणों के प्रयोग, कहां-कहां हिल्टी लेजर उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं? तो ये लेजर माप उपकरण पार्किंग लाइट की सटीक मैपिंग, स्क्वायर डिजाइन और पंपों के बीच की दूरी का पता लगाने के लिए निर्माण स्थलों और अन्य अग्नि क्षेत्रों को सही जांच करते हैं। पंप लाइनों और पाइपिंग रन के बीच का अंतर का आकलन करते हैं ये उपकरण। लेजर माप उपकरण लेजर रेंज मीटर सहित सबसे स्पष्ट अनुकरणीय दूरी मापने वाले उपकरण और उपकरण जो डिजिटल फोटो पर सीधे क्षेत्र, वॉल्यूम और अन्य दस्तावेजों की माप की आसान गणना करने में ये सक्षम होते हैं। लेजर उपकरण मापने की ऊंचाई, जहां वैकल्पिक मापने के तरीके विफल हो जाते हैं। एक आदमी ऑपरेशन में फर्श से छत की ऊंचाई को आसानी से नाप सकता है। पानी प्रतिरोधी और धूल से दूरी मापने वाला यंत्र भी है इसमें, यानी कि पानी के अंदर की भी दूरी नाप सकते हैं और धूल भरे क्षेत्र में भी आराम से नाप सकते हैं, इस यंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज के इस प्रशिक्षण में फर्श निर्माण में विभिन्न प्रकार के जॉइस्ट उपयोग करने का उद्देश्य, दरवाजे, खिड़की, स्टेयरकेस की मरम्मत का कार्य के मूल सिद्धांत पढ़ा हमने,
नेल स्क्रू, ब्रैकेट एंगल तथा नट बोल्ट का प्रयोग जाना, आर्थिक कारक और मटेरियल अनुमान जाना, यूटिलाइजर उपकरणों के बारे में जाना हमने। प्रयोग संदर्भ में यह संदर्भ निमी लर्निंग ऑनलाइन .in से लिया गया, कंप्यूट पब्लिकेशन.com से लिया गया और जो इमेजेस हैं google.com से ली गई हैं। आज मैंने आपको फ्लोर कंस्ट्रक्शन पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है यह प्रशिक्षण आपको भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।